हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज स्टूडेंट लाइव ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैं एक रिवीजन का सेशन लेके आऊंगा। आज रिवीजन का सेशन मैंने आज फिर से लेके आया हूँ। तो आज रिवीजन का सेशन में आज का मेरा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर भारतीय संविधान को बनाने के प्रति, आखिर हमारे भारतीय संविधान को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, उसके प्रति मतलब उसके लिए क्या क्या यहाँ पे नीड था, आखिर क्यों बनाना पड़ा, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो पहला चीज कि जैसे आपको पता है कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासेस किया होगा तो आपको पता है कि 1600 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। और तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में चार्टर लेकर के आया और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करीब 100 साल के आस तक उन्होंने एक अच्छे से बिजनेस स्टार्ट किया। अभी भारत के विभिन्न जगहों पे, भारत के विभिन्न प्रांतों में वो अपनी कंपनी स्टैब्लिश किया। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि अब उनके अंदर एक ऐसा लगने लगा कि अभी तक का उनका जो बिजनेस, यहाँ तो सिर्फ बिजनेस करने के मंशा से आए थे, यहाँ पे रूल करने का उनका कोई मंशा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनको एक एहसास होने लगा कि यार भारत में इतनी कमजोरियां हैं, क्यों ना उस कमी को, उस कमजोरियों को फायदा उठाया जाए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में एक लालच सा उभरने लगा कि नहीं, अब हम सर पूरा तरह से, क्योंकि उस टाइम पे टैक्सेस देना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। यहाँ के नवाब थे, यहाँ के जो किंग थे, राजा थे, उनको हर एक जगह प्रांत में एक टैक्सेस देना पड़ता था, बहुत ज्यादा टैक्सेस हो जाता था। तो ये सब चीज कर की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस चीज पे काबू किया जाए। तो सबसे पहला चीज जब 1757 का टाइम पीरियड आया तो 1757 एक घटना घटी, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों। एक्चुअली उस टाइम तत्काल वहां पे थे जो मतलब कंपनी के जो सत्ता था और रॉबर्ट क्लाइव के पास था। तो क्लाइव साहब ने क्या किया कि वहां पे और पलासी में युद्ध लड़ा गया। उस टाइम क्या था कि बंगाल के अंतिम नवाब थे, एक बंगाल के अंतिम नवाब जो स्वतंत्र नवाब कह सकते हो, सिराजुद्दौला और फ्रांसिस। एक्चुअली सिराजुद्दौला और फ्रांसीसियों के बीच बहुत ही ज्यादा उनका सहयोग था। फ्रांसीसियों पर सहयोग सिराजुद्दौला को मिला हुआ था। तो सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी ने मिल करके और वहां पे एक युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ प्लासी जिसको नाम दिया गया। वहां पे युद्ध में क्या हुआ कि युद्ध में क्लाइव ने अपना ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ी। और सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी ने मिल करके वहां पे युद्ध लड़ा, लेकिन सिराजुद्दौला की हार हुई। और कहा जाता है कि यहाँ से ही ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत हुई। और युद्ध के बाद जो घटनाएं घटा, बहुत ज्यादा घटनाएं घटी। जैसे युद्ध के बाद की स्थिति हो गई, आप ऐसे कह सकते हो कि नवाब के पास सिर्फ 50,000 सैनिक था और ब्रिटिश सेना के पास सिर्फ 3,000 सैनिक था। लेकिन वो 3,000 सैनिक भी जो सिराजुद्दौला के सैनिक पे मतलब भारी पड़ गया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी था, हथियार था, लेकिन यहाँ पे नवाब के पास नहीं था। लेकिन युद्ध के बाद की स्थिति क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध वहां पे हुआ। तो प्लासी के युद्ध के बाद और क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव जिसको बोला गया है, क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और मुर्शिदाबाद की गद्दी पे बैठा दिया। एक्चुअली मीर जाफर को एज ए कठपुतली के तौर पे बैठाया गया था, क्योंकि रूल वहां पे कंट्रोल तो वहां से कर रहा था। एक्चुअली कंट्रोल तो यहाँ पे क्लाइव कर रहा था, बस मीर जाफर को वहां पे कठपुतली के तौर पे बैठा दिया गया। अब इसका डिस्कशन हम लोग ज्यादा डीपली नहीं करते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है। और हिस्ट्री में टॉपिक में अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो एक अच्छे से आपको पता होगा। फिर जाकर के क्या हुआ कि मतलब अब जो मीर जाफर थे उसने समझौता किया कि जो अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए बंगाल को जो 24 परगना था, जो गांवों की समूह को जिम्मेदारी दे दिया क्लाइव को। और फिर जाकर के मतलब और कुछ टैक्सेस वगैरह मतलब जो रिलीज कर दिया गया। इसके बाद आता है टाइम पीरियड 1764 का, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध का जो था मतलब मीर कासिम था वहां पे, ठीक है। तो मीर कासिम का या अली वर्दी खान के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। उन्होंने क्या किया कि यार कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो संघर्ष था, एक्चुअली वहां पे जो बाउंड्री शुल्क था, बाउंड्री शुल्क को लेकर के बहुत ही बार ज्यादा संघर्ष होते रहा।
और जिससे व्यापार से बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी को प्लस ब्रिटिश को बिजनेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यही पे मेन युद्ध का कारण यहाँ पे ये हुआ। तो क्या हुआ कि 1764 के जो युद्ध में जैसे आपका बंगाल के नवाब हो गए, फिर आपका अवध के नवाब हो गए, प्लस अवध के नवाब हो गए, और प्लस शाह आलम द्वितीय जो मुगल साम्राज्य के थे, जो संयुक्त की मतलब तीनों की सेनाएं संयुक्त लड़ाई लड़ी। और जा करके क्या हुआ कि 1765 में एक संधि हुई। एक्चुअली यहाँ पे युद्ध तीनों हार जाते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से मेजर थे एक हेक्टर मुनरो, जो मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व किए थे। और यहाँ पे जाकर के जो तीनों की सेनाएं, मतलब बंगाल की नवाब की सेनाएं, अवध के नवाब की सेनाएं और मुगल साम्राज्य जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उनकी तीनों की सेनाएं को पराजित कर दिया था जो हेक्टर मुनरो ने। तो यहाँ पे जाकर के फिर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को दीवानी राइट ले लिया गया, बंगाल में दीवानी राइट ले लिया, ठीक है। और उड़ीसा में टैक्स फ्री, मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी राइट ले लिया। और वहां पे क्या बोलने लगा कि नहीं, अब हमको फ्री मतलब टैक्स नहीं पे करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, फ्री बिजनेस करेंगे। इससे क्या हुआ कि अब यहाँ का सिनेरियो क्या बनने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो डे बाय डे रिच होते चले गए, अमीर बनते गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज में आ गई। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश को लगने लगा कि यार मतलब इतना ज्यादा कर्ज ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर चढ़ गया है, तो और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अच्छे से रूल कर रही है, मतलब अच्छे से बिजनेस कर रही है भारत में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी कमियां को देखने के लिए उसने क्या किया कि अब हम यहाँ पे अब रेगुलेट करेंगे। मतलब रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने लगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने यहाँ पे अपना नोट्स में भी दिया हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी डेब्ट में चली गई, और यहाँ पे थे जो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे, और जो मतलब अंग्रेज के भी, यहाँ ब्रिटिश के भी जो अधिकारी इंडिया में थे, वो डे बाय डे रिच होते गए, क्योंकि उनको बंगाल में क्या हुआ कि सारा चीज टैक्स फ्री हो गया और सब कुछ हो गया, बिजनेस करने के लिए उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, दीवानी राइट मिल गया था। तो ये सब की वजह से तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट, ब्रिटिश थे जो अंग्रेज थे, अब वहां से हुआ कि नहीं, अब हम क्यों ना अब यहाँ पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करें। तो रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ा चीज की यहाँ पे था, और जो उसका जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने चार्टर एक्ट लेके आया, और प्लस कुछ एक्ट लेके आया, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का आपका परमानेंट ईस्ट इंडिया एक्ट, और 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया, 1781 में आया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, और फिर आकर के आप चार्टर एक्ट आ जाओ। चार्टर एक्ट में हुआ 13, 33, 53, ऐसे चार्टर एक्ट में आया। और फिर उसके बाद किया कि जब 1857 की टाइम पीरियड हुई, तो टाइम पीरियड ओवर हो गया था, तो कंपनी रूल भी खत्म हो गई थी। अब यहाँ से क्या हुआ कि कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया कि अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत हुई, मतलब अब यहाँ पे ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें गुड गवर्नमेंट से स्थापित करने की कोशिश किया गया इंडिया में। और फिर उसका काउंसिल एक्ट 1892 और 1909। फिर आगे जाकर के इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आती है, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो दोस्तों ये सब चीज हुआ, तो थोड़ा वो डिस्कशन हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कर लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो गवर्नर बंगाल का था, उसको, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और तीनों, उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, फिर आपका बंगाल, और एक लेजिस्लेटिव पावर था, तीनों को मिलाकर के एक कर दिया गया। अब यहाँ पे कह सकते हो कि अब अलग अलग प्रेसिडेंसी नहीं था, अब यहाँ पे सारे को एक करके मतलब अब जो मद्रास, बंगाल और आपका मद्रास, बंगाल और मुंबई, तीनों प्रेसिडेंसी को मिला करके एक कर दिया गया। और एक करने के बाद यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया।
और यहाँ पे क्या किया गया कि अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया गया कि जो जाकर के आंसरेबल होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम करेगा, लेकिन जो आंसरेबल होगा और जो कंपनी वहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होगा, मतलब विक्टोरिया जो क्वीन थी उनके लिए आंसरेबल होगा। और इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना किया जिसमें 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे जो लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब जो लेजिस्लेटिव थी, जो यहाँ कार्य करने की स्थिति को निर्धारित करेगी। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया जिसको फोर्ट विलियम्स में मतलब हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर सेटलमेंट एक्ट आया, जिसमें सेटलमेंट एक्ट जिसको 1781 बोला गया है। इसमें क्या किया गया कि न्यायपालिका को अलाउ नहीं किया, मतलब कंपनी के ऊपर न्यायपालिका थी जो कंपनी के लिए ही सिर्फ काम करेगी और किसी के लिए नहीं। यहाँ पे कंपनी के फिर उसके बाद 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आती है। यहाँ से ही मेन स्टार्ट होता है कंपनी को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बोर्ड ऑफ कोर्ट का फॉर्मेशन होता है जो मतलब जिसका हेड क्वार्टर रहता है आपका मुंबई, वहाँ लंदन में। ठीक है। बोर्ड ऑफ कोर्ट था जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री, जो मतलब राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य शक्ति को वहां से कंट्रोल करती थी। और ब्रिटिश जो प्रोसेशन था, जितना ब्रिटिश का क्षेत्र था, वहां पे इन लोगों, वहां से जो भी गड़बड़ी होती थी डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कोर्ट को भेजा जाता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ कॉमर्शियल कर दिया गया कि आप सिर्फ यहाँ का बिजनेस देखोगे। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि मेन कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत किया गया। फिर उसके बाद आती है चार्टर एक्ट 1793 एंड 1813। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, जिसमें किया गया कि जो सिविल सेवा के एग्जाम था उसको कंपल्सरी, मतलब इंडियन को अलाउ कर दिया गया। उसके पहले सिविल सेवा में इंडियन को अलाउ नहीं किया गया था। बट जो चार्टर एक्ट 1853 में इंडियन को सिविल सेवा में अलाउ किया गया। और जो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किया गया, जो विदाउट काउंसिलर, मतलब उसमें कोई काउंसिलर नहीं रहेगा लेकिन सेपरेट इंडियन लोगों के लिए। फिर सिविल सर्वेंट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले था कि स्पॉन्सर करता था, ये कौन जाएगा, ये सब चीज। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं, अब यहाँ पे लंदन में सिविल सर्वेंट के लिए लंदन हैलीबैरी कॉलेज की स्थापना हुई, जो वहां पे जो ट्रेनिंग करेगी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको स्पॉन्सर करेगा, वहां जाकर के ट्रेनिंग लेगा। और जो इनका एक मंशा था कि ब्रिटिश के लिए लॉयल होंगे और ये ब्रिटिश को धोखा नहीं देंगे, इनको उनके रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, ये सब की वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब टाइम आती है जो 1857 की क्रांति का टाइम खत्म हो जाती है। 1857 की क्रांति शुरुआत हो चुकी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत हुई। और एक्चुअली यहाँ पे हुआ कि कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पीरियड था ओवर हो चुका था यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपनी रूल खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आती है 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गुड गवर्नेंस की स्थापना इंडिया में की जाती है, जो एक कह सकते हो कोशिश की जाती है। और रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नमेंट होगा और जो एंसरेबल गवर्नमेंट होगा। और क्वीन विक्टोरिया थी जो 1858 में मतलब खुद को इम्प्रेस ऑफ इंडिया बाई पॉपुलिज्म, मतलब स्टेटमेंट से खुद को रानी घोषित कर देती है। और यहाँ पे जो यहाँ पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय बना दिया जाता है। वायसराय के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का स्थापना किया जाता है। और उसमें 15 मेंबर को काउंसिल में रखा जाता है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में काम करती है, लंदन में रहती है और लंदन से सारा चीज फोकस करती है। और वहां पे जो क्वीन को थी, जो क्वीन में जाकर के जो क्वीन को एंसरेबल करती थी। फिर उसको काउंसिल एक्ट जैसे होता है, काउंसिल एक्ट आती है। इसमें कहा जाता है काउंसिल एक्ट के तहत इंडियन को एंट्री होती है काउंसिल में। अब जैसे अभी तक काउंसिल एक्ट, यहाँ पे 3 काउंसिल एक्ट के बारे में डिस्कशन होगा। पहला डिस्कशन होगा 1861, 1892 और फिर 1909। तो 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, इसमें बोला गया था 1861 के काउंसिल एक्ट में कि इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो संस्थागत व्यवस्था की गई। दूसरा था कि एक वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया कि वायसराय को लगे कुछ गलत हो रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अधिनियम के तहत ये भी किया गया कि पोर्टफोलियो निर्माण की शुरुआत किया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, कोई पोर्टफोलियो भी निकाल सकता है। और
इस अधिनियम के तहत जो 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, उसके अधिनियम के तहत 6 से 12 सदस्यों की समिति बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत मद्रास बम्बई की जो विधायी शक्तियां बहाल फिर से कर दी गई। और इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में विधान परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले था कोलकाता में नहीं, वहां से अब ब्रिटिश में पहले रूल रेगुलेशन बनता था जो, लेकिन अब 1861 का जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडियन था 1858 का, काउंसिल एक्ट 1861 में, और इसमें बोला गया था कि नहीं, अब विधायी जो यहाँ भारत के लिए जो रूल रेगुलेशन बनेगा, जो कोलकाता में विधान परिषद जो गठित था, उसको दे दिया गया। अब आते हैं 1892 का काउंसिल एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया कि ब्रिटिश जो सांसद का एक अधिनियम था, मतलब एक अधिनियम जिसे ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कामकाज के बदलाव में कामकाज में बदलाव किए गए। इस अधिनियम के जो प्रमुख पॉइंट ये था, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषदों में सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया। अब इसके पहले बजट पे चर्चा नहीं कर सकते थे यहाँ के जो इंडियन थे, लेकिन अब इस तहत के जो 1892 की जो काउंसिल एक्ट था, उसमें बोला गया कि आप यहाँ पे जाकर के आप बजट में चर्चा कर सकते हो। और जाकर के मतलब फिर इसके तहत मतलब बहुत सारे विश्व जो यूनिवर्सिटीज था, एजुकेशन बोर्ड था, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल, बहुत सारे सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के तहत ये भी बोला गया कि गवर्नर जनरल की अनुमति से नए कानून और पुराने कानूनों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। और फिर जाकर के इसको 1915 में खत्म कर दिया जाता है। फिर आते हैं कि 1909, जिसको 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, सेपरेशन। फिर जिसमें एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्शन होता है, जो सेपरेशन कर दिया था कि मुस्लिम के लिए प्रांतीय चुनाव के लिए, तो वहां पे सेपरेशन कर दिया था कि सिर्फ यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ी होंगे। और मतलब बहुत सारे चीजें यहाँ भी चेंजिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात हुई, मतलब कह सकते हो कि मेन जी सेपरेट मुस्लिम के लिए जो प्रांतीय पृथक थी, वो सब चीज मतलब इलेक्शन के लिए वो वहां पे अलग कर दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद 1947 की जो स्वतंत्र इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आता है, तो वो सब चीज के डिस्कशन अब हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक देखा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, जय हिंद दोस्तों।